हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 19 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन कल वीडियो के लास्ट में दिए थे, इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। इसका ऑप्शन है, ए है 25 वर्ष और 65 वर्ष, बी है 35 वर्ष और 65 वर्ष, सी है 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं, डी है 25 वर्ष और कोई सीमा नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं। मतलब न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु में कोई लिमिट नहीं है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो चाहिए, जो पहला तो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका दूसरा है उनकी उम्र जो है 35 साल या इससे अधिक होना चाहिए। तीसरा है कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट लिए हुए हैं तो उसमें पहले रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह 3 क्राइटेरिया है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। इसमें अधिकतम आयु सीमा कुछ दिया नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूनतम आयु सीमा दिया हुआ है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। इसमें सबसे पहला जो न्यूज है वह कोरोना के बाद से जो है नई कंपनियां खोलने के मामले में जो है उत्तर प्रदेश या देश में दूसरे स्थान पर है। इसमें जो पहले स्थान पर जो है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जो है कंपनियां खोली गई है। इसके मामले में उत्तर प्रदेश जो है वह दूसरे स्थान पर है। अगला जो है 6 महिला अधिकारी जो है उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल 15 महिला जो थे इसमें भाग लिए थे, जिसमें कि 6 महिला जो है उन्होंने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। तो आरबीआई और आईएफएससीए के बीच में जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, इसका जो उद्देश्य है वह आरबीआई जो है वह अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में जो है विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए जो है यह समझौता किया गया है। अगला जो है जियो स्मार्ट इंडिया 2022 जो शिखर सम्मेलन है वह हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसका जो उद्घाटन करने वाले हैं वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। अगला जो है योगी सरकार है वह यह घोषणा की है कि वह रामायण, महाभारत और बुद्धा सर्किट को बनाएगी। यह जो घोषणा किया गया है वह उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला जो है उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था वह पहले नैनीताल था, तो यहाँ से अब हल्द्वानी को इसे शिफ्ट किया जाएगा। तो जो उत्तराखंड का मंत्रिमंडल है वह यह डिसाइड किया है कि अब जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट होगा वह नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाएगा। अगला जो है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जो राष्ट्रपति हैं भारत के द्रौपदी मुर्मू, इसमें भी वह शामिल होगी। अगला जो है विप्रो जो कंपनी है भारत की आईटी कंपनी है, वह यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो जो विप्रो कंपनी है वह एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल को स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। अगला है भारत सरकार है वह राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को जो है यह समाप्त करेगी। तो भारत सरकार है वह 1 दिसंबर 2022 से जो है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अगला हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय समाचार से रिलेटेड। तो पहला जो है आईपीसी जो है वह रूस और बेलारूस समिति है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आईपीसी का मतलब है अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है वह रूस और बेलारूस की जो है राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित कर दिया गया है। अगला जो है आबू धाबी जो है वह पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यानी कि जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के जो है पहला संस्करण होगा वह आबू धाबी में इसका पहला संस्करण आयोजित होगा। अगला जो है एसबीआई जो बैंक है वह सौर परियोजनाओं के लिए जर्मन का जो बैंक है KfW इसके साथ जो है 150 मिलियन यूरो का ऋण लिया है। तो भारत में जो है सौर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एसबीआई बैंक है वह जर्मन बैंक से ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला हम लोग देखते हैं विज्ञान और तकनीक से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो विक्रम एस जो रॉकेट है वह भारत का पहला निजी तौर पर यह विकसित रॉकेट है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह जो विक्रम एस रॉकेट है वह पहला भारत का निजी तौर पर बनाया हुआ यह रॉकेट है। अगला है बेंगलुरु टेक समिट जो है 2022 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। तो बेंगलुरु टेक समिट का जो उद्घाटन होगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे अभ्यास से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो उत्तराखंड में जो है भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास का आयोजन होगा जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है यह संयुक्त अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच जिसे उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां से संबंधित न्यूज के बारे में। तो अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख बनाए गए हैं। तो ओएनजीसी का जो अगला अध्यक्ष होगा उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। अगला जो है जियानी इन्फेंटिनो को जो है फीफा का तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में नामित होना यह तय हो गया है। यानी कि जो फीफा के अध्यक्ष जो पहले थे जियानी इन्फेंटिनो इनको एक बार फिर से इनको अध्यक्ष बनाया गया है और इनका यह तीसरा कार्यकाल होगा। अगला जो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस को जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सीवी आनंद बोस। अगला है संध्या देवनाथन को जो है यह मेटा के भारतीय प्रमुख चुने गए हैं। तो मेटा जो कंपनी है वह फेसबुक की मूल कंपनी है। इसके भारत के जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है संध्या देवनाथन। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। पहला है भारतीय सेना जो है वह 18 नवंबर को 242वीं कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मनाती है। तो भारतीय सेना जो है वह 18 नवंबर को 242वीं कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मनाती है। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जो इंजीनियर्स डे है वह कब मनाया जाता है और किनकी याद में जो है या किनके बर्थ एनिवर्सरी को जो है हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अगला जो है 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है वह 18 नवंबर को यह मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह दवा मुक्त चिकित्सा के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है जी। और भारत सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय को 18 नवंबर 2018 को यह स्थापित किया गया था। अगला है विश्व रोगानुरोधी जागरूकता सप्ताह जो है
18 से 24 नवंबर तक यह जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य वह एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य रोगाणुरोधी दवाओं के प्रतिरोध की बढ़ती समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और जो इस वर्ष विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह है, उसका विषय है रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना है। यह जो है इसका विषय है। अगला जो है बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वह 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में यह नामित किया है। यानी कि 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए जो है इसे विश्व दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है, ताकि यह जो समस्या है बाल यौन शोषण का, इसको वैश्विक दृष्टि पर इसका लाना जो है मुख्य उद्देश्य है, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जा सके। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। स्विट्जरलैंड जो है वह ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप जीता है। तो स्विट्जरलैंड है वह ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप जीता है। अगला है एशियाई एयर गन चैंपियनशिप जो है दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है इसे, जिसमें कि शिव नरवाल हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। और यह जो चैंपियनशिप है वह दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। अगला है भारत के बास्केटबॉल दिग्गज थे अब्बास मुंतशिर, इनका जो है निधन 80 वर्ष की अवस्था में हुई है। और यह जो भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला जो है ITTF के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम है शरत कमल। तो भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरत कमल, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह है करंट अफेयर्स का न्यूज है 19 नवंबर का। और वीडियो के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वह जोंगसोंग चोटी जो है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इसका है सिक्किम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।